चलिए सर, अब हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुज। ठीक है, 5 चैप्टर तक आपका क्लियर हो गया क्लास। अब हम लोग आते हैं त्रिभुज चैप्टर पे। क्लियर है? तो त्रिभुज में जो 6.1 है, एक्सरसाइज 6.1 है ना, इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका, कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है ना? तो बस ये आपका जो है सो वीवीआई क्वेश्चन होगा फॉर 1 मार्क्स। फॉर 1 मार्क्स। क्लियर सर? यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जो है सो देखने को मिल जाएगा। आपका फाइनल एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हमको समझना है सर्वांशम और समरूप। सर्वांशम के बारे में आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे। ठीक है, समरूप ध्यान दीजिएगा। समरूप क्या होता है? समरूप दैट मीन्स एक जैसा। ठीक है, आकार में एक जैसा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये सर्कल की और एक ये वर्ग की, तो ये आकार में एक जैसा नहीं है सर। क्लियर है? तो आकार में एक जैसा नहीं है तो ये आपका समरूप नहीं होगा। ठीक है ना, समरूप नहीं होगा। क्लियर है? समरूप का मतलब सम मतलब रूप मतलब एक जैसे रूप का। ठीक है ना? अब ये बड़ा और छोटा ये मैटर नहीं करेगा। जैसे ये सर्कल हो गया और एक ये छोटा सा सर्कल लिया। ठीक है, तो रूप में एक जैसा हो, इसका आकार, इसका जो है सो जो आमाप कर सकते हैं। ठीक है ना? आमाप बोले तो इसका रेडियस रेडियस बड़ा छोटा हो सकता है। राइट? तो ये आपके समरूप होंगे। क्लियर है? ये आपके क्या होंगे? समरूप होंगे। है ना? ये मैटर नहीं करता है कि ये बड़ा है और ये छोटा है, बस एक जैसी होनी चाहिए। जैसे ये सर्कल हो गया, ये वर्ग हो गया, तो ये आपका एक जैसा नहीं है। जैसे हम त्रिभुज की बात करेंगे, ये आपका समबाहु त्रिभुज हो गया। राइट? ए बी सी, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, एक छोटा सा ले लेते हैं हम इस टाइप का, ए बी सी। ये भी आप सॉरी, इसको पी क्यू आर ले लेते हैं, नाम चेंज कर लेते हैं, पी क्यू और आर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, है ना? ए बी सी, इसके जो भुजा है वो क्या है? बड़े हैं, और इसके जो भुजा है वो क्या है? छोटे हैं। ठीक है ना, साइज में छोटे हैं। क्लियर है? लेकिन सर अगर हम इसको मान लेते हैं इसकी भुजा 4 है, इसकी भुजा 4 है, इसकी भुजा 4 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है और इसकी भी 2 है, तो इसका अगर हम रेशियो निकालना चाहेंगे कि पी क्यू बटे ए बी, अगर हम निकालना चाहेंगे तो 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से यू निकालना चाहें ए सी बटे पी आर, या पी आर बटे, यहाँ अगर पी क्यू पहले लिए हैं त्रिभुज पी क्यू और ए बी सी में, तो ऐसे ले सकते हैं। है ना? तो पी आर बटे ए सी अगर हम ऐसे निकालना चाहेंगे तो 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2। इसकी भुजा की इसकी से इसके साथ तुलना करेंगे, क्यू आर बटे बी सी, ये भी हो जाएगा 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2। इसका जो रेशियो है सर, इसका जो अनुपात है वो क्या है? बराबर है। अगर इसके अनुपात बराबर है, ठीक है ना, तो ये समरूप है। तो याद रखेंगे, भुजा की बात अगर करेगा समरूप त्रिभुज में, तो समरूप त्रिभुज की जो भुजाएं होती है वो अनुपातिक होती है, मतलब बराबर अनुपात में होती है। क्लियर है? और कोण की बात करेगा तो संगत कोण होता है इसका। अगर इसका कोण ये हो गया, इसका कोण ये हो गया, तो ये और फिर ये हो गया। राइट सर? और इसके संगत कोण बराबर होते हैं, ध्यान देना। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में या समरूप त्रिभुज की बात करेंगे, समरूप त्रिभुज में, है ना, भुजाएं अनुपातिक होती हैं लेकिन संगत कोण क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्लियर है? तो जैसे अगर आपको दे देता एक ऐसे ट्राइंगल दे देता और उसके बाद एक वर्ग दे दिया ऐसे, तो क्या सर ये समरूप दिख रहा है? एकदम नहीं दिखेगा, ये समरूप नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि समबाहु त्रिभुज हो गए समरूप होते हैं, वृत्त हो गया समरूप होता है। वर्ग, वर्ग की बात करेंगे हम लोग, तो वर्ग अगर बड़ा छोटा हो चलेगा इसका आमाप में, ठीक है ना, इस टाइप का हो चलेगा, लेकिन, है ना, क्यों चलेगा सर? क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और जब वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो जब इसका अनुपात निकालेंगे तो इस तरीके से निकलेगा, तो अनुपात जो है सो भुजाओं का बराबर निकल जाएगा, और बराबर अनुपात निकलेगा तो समझिए कि जो है सो क्या है? ये समरूप है। ठीक है ना? इसी में, है ना, अगर इस टाइप का एक वर्ग दे देगा, राइट, एक वर्ग दे देगा, और देखिए यहाँ तो एग्जांपल हम दिए हैं, एक वर्ग और एक सर्कल समरूप नहीं है,
है ना। वर्ग और ट्रायंगल समरूप नहीं है ना। वर्ग के साथ अगर मान लेते हैं कि इस टाइप का जो है सो समांतर चतुर्भुज दे दिया, तब भी समरूप नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत है? तो भुजाएं अनुपातिक होनी चाहिए। आपका सर्कल हो गया समरूप, समबाहु त्रिभुज हो गया समरूप, वर्ग हो गया समरूप। आमाप मैटर नहीं करता है ना। मैटर करता है सिर्फ ये इसके जैसा है या नहीं है, इसकी ये भुजाएं जो है सो इसकी भुजाओं के अनुपातिक है या नहीं है। अब आते हैं हम लोग आपके क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ से 1 नंबर का पूछेगा, सभी वृत्त क्या होंगे सर? समरूप होंगे। क्या होंगे? समरूप होंगे। तो यहाँ क्या बैठाएंगे हम लोग? समरूप। क्लियर है? सभी वर्ग क्या होंगे? तो वर्ग क्या होंगे? सभी तो समरूप होंगे। यहाँ बैठाएंगे क्या? समरूप बैठाएंगे। ठीक है। सभी त्रिभुज क्या होते हैं, है ना? कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? यहाँ लिखा हुआ है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? समबाहु त्रिभुज। इसको हम लोग क्या कहेंगे सर? समबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। ठीक है ना। तो सभी जो है सो समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। अब इसमें क्या हो जाएगा ना, आपका समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज बोले तो 4 4 4 सभी भुजा बराबर तो समबाहु त्रिभुज, 2 2 2 सभी भुजा बराबर तो समबाहु त्रिभुज। क्लियर है ना। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, है ना, ध्यान दीजिएगा, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं अगर उनके संगत कोण बराबर। अभी मैंने बताया था कि अगर संगत भुजा की बात करेगा तो अनुपातिक, और संगत कोण की बात करेगा तो बराबर, है ना। तो यहाँ पे क्या किया? संगत कोण की बात किया, तो संगत कोण क्या हो जाएगा सर? बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बराबर। क्लियर है? उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? तो समानुपाती होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या बैठेगा सर? आपका समानुपाती। तो आपके एक्सरसाइज 6.1 का जो पहला क्वेश्चन है यही इंपॉर्टेंट है सर। इसमें 2 क्वेश्चन और है जो एग्जाम्पल वगैरह लेना है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ये 4 क्वेश्चन करोगे, आपको एक क्वेश्चन जो है सो फाइनल एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है सर। अब हम लोग आते हैं प्रमेय 6.1 जो बहुत वीवीआई प्रमेय है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं थेल्स प्रमेय। बिना इसके एक्सरसाइज 6.2 नहीं बनेगा। क्लियर है? तो 6.2 को बनाने के लिए सबसे पहले हमको थेल्स प्रमेय, आपका जो है सो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन भी है, ये आपका जो है सो एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछने वाला है। फिर थेल्स प्रमेय, जिसको हम लोग दूसरे नाम में देते हैं आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, उसका विपरीत, उसको क्या कह सकते हैं? विलोम, है ना, उसका इनवर्स, है ना, वो हम लोग पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद जो है सो 6.2 को जो है सो आसानी से समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से कलेक्ट करेंगे हम। क्लियर है सर? तो 6 पॉइंट में इतना ही पढ़ना है। ओके, चलिए सर, अब आते हैं हम लोग थ्योरम पे। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके बिना ना तो आपका एक्सरसाइज बनेगा, और एक इसका जो है सो लॉन्ग क्वेश्चन, आपका ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आपके एग्जाम में पूछने वाला है। तो प्रमेय 6.1 क्या कहता है? सो देखिए, सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ध्यान दीजिएगा, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करती है। राइट? तो ये 99% केस ऐसा है ना सर कि ये क्वेश्चन आपको थ्योरम, ऐसी थ्योरी करके देगा। ठीक है ना। 1% में कैसे दे सकता है ना। थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें, इसका एक नाम थेल्स प्रमेय है, दूसरा नाम आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, ये सारे नाम इसी के हैं। ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लेते हैं ना सर, यहां से हम एक त्रिभुज बनाते हैं इस टाइप का। ठीक है, थोड़ा सा अलग बन गया, मैं ये लेता हूं, ये त्रिभुज बन गया सर आपका ए
बी सी, है ना। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, मान लेते हैं इसके समांतर एक रेखा हम ड्रॉ करते हैं यहां से, ये इसके समांतर है, राइट। ये दोनों जो है सो आपस में क्या है, समांतर है। क्लियर है। तो कह रहा है कि भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, जो इसको ए बी सी मान लेते हैं डी पे प्रतिच्छेद कर रहा है और इसको ई पे प्रतिच्छेद कर रहा है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं, है ना, ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है ना, समान अनुपात में विभाजित करती है। क्लियर है। तो हम पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या लिखेंगे, मान लिया ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा बीसी के समांतर एक रेखा डीई खींचा गया, राइट, खींचा गया, जो भुजा AB तथा AC को, भुजा AB तथा AC को बिंदु D तथा E पर, D तथा E पर प्रतिच्छेद करता है। यहां आपको स्टेटमेंट में ये नहीं लिखना है कि समान अनुपात में प्रतिच्छेद करता है, नहीं तो गलत हो जाएगा ना सर। अब वो तो उसी को हमको प्रूफ करना है समान अनुपात में प्रतिच्छेद करता है। यहाँ पे सिर्फ लिखना है डी तथा ई पर प्रतिच्छेद करता है, स्टेटमेंट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमको जो सिद्ध करना है उसके बारे में लिखना है, राइट। क्या सिद्ध करना है वो देखेंगे हम लोग। सिद्ध करना है, ध्यान दीजिएगा, क्या सिद्ध करना है आपको, इसको समान अनुपात में विभाजित करता है, एडी बटे बी डी ए बटे सी, समान अनुपात में, है ना। इसका अनुपात एडी बटे बी डी बराबर ए बटे सी के बराबर होगा, समान अनुपात में विभाजित करता है, एडी बटे बी डी बराबर ए बटे सी। यहाँ देखिएगा रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में, एक ही अनुपात मतलब समान अनुपात में विभाजित होती है, मतलब इसका जो रेशियो होगा इस भुजा का रेशियो इस भुजा के रेशियो के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, जहां से प्रतिच्छेद करेगा। क्लियर है। अब हम देखते हैं सर किसी भी त्रिभुज का जो हम क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब मेरे पास कहीं ऊंचाई नहीं है, राइट, हम कहीं पे लिख दें क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है ना सर। क्लियर है। तो मेरे पास क्या है ना सर, ऊंचाई नहीं है ना। अगर हम यूं बोले ये ऊंचाई है इसके, तो ये तो ऊंचाई हो जाएगा, लेकिन ये जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है, लंब है ना, इसके ऊपर लंब है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हम कंस्ट्रक्शन लेंगे, एक रचना लेंगे जिसमें हम ऊंचाई ड्रॉ करेंगे और जिसके ऊपर ऊंचाई ड्रॉ होगा वही उसका आधार होगा, ठीक है ना। तो रचना लेते हैं हम, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे रचना में, चलिए यहां से जो है सो हम इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, है ना। यहाँ डीएम लिखते हैं, ठीक है ना, और यहां से ए एन लिखते हैं, राइट, जो इसके परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे रचना में, डीएम लंब एसी, ध्यान दीजिएगा सर, डीएम लंब एसी, अगर हम ए ही बोले जैसे कि ये लंब है यहाँ पे ए और बी पे, अगर हम बी को आगे तक हम ले चले और सी तक ले जाएं, क्या हम नहीं कह सकते हैं कि ये जो लंब होगा मान लेते हैं पी क्यू, है ना। अगर हम ऐसे लिख दें कि पी क्यू जो लंब है वो ए बी पर है, राइट, है ना, तो क्या हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि पी क्यू लंब एसी भी होगा, क्योंकि आगे तक हम पॉइंट ले गए हैं। तो हम यहाँ से क्या लेंगे कि डीएम लंब एसी है ना, सेम है। तो लिखेंगे क्या रचना में, डीएम लंब एसी तथा ई एन लंब ए बी, ई एन लंब ए बी खींचा। क्लियर है सर। और यहां से जो है सो इसको आप मिला देंगे, ठीक ना, तथा बी और डीसी को मिलाया, तथा बीई और
BC को मिलाया। राइट, प्रमाण में आते हैं सर, अब हम लोग सॉल्व करते हैं प्रमाण में। तो प्रमाण में आते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये अगर EN लंब AB है तो EN लंब AD भी होगा, अकॉर्डिंग टू हम यहाँ पे जो है सो बता चुके हैं आपको। तो यहाँ से जब हम लेंगे त्रिभुज ADE में, ठीक है ना, तो इसके साथ मेरे पास देखिए ये दो त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का परपेंडिकुलर का, यहाँ से इसको ऐसे देखिए आप, ठीक है, और इसको ऐसे देखिए आप, ठीक है। अगर इधर का परपेंडिकुलर लेंगे सर तो ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ADE, उसके साथ त्रिभुज होगा BDE। और अगर हम DM परपेंडिकुलर को लेंगे तो ये छोटा वाला त्रिभुज आपका ADE जो होगा वो DCE के साथ होगा। फिर से एक बार समझिएगा, है ना, अगर हम EN परपेंडिकुलर को लेंगे, ठीक है ना, तो ADE के साथ त्रिभुज BDE होगा। क्लियर है। और अगर हम DM परपेंडिकुलर को लेते हैं, है ना, DM को लेते हैं तो ADE त्रिभुज के साथ लेना पड़ेगा हमको CED को। क्लियर है। यहाँ लिखते हैं हम लोग प्रमाण में त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज, यहाँ से लिए ADE तथा त्रिभुज BDE के, है ना, तथा त्रिभुज BDE में। ओके, इसमें ले लिया सर, कोई प्रॉब्लम किसी को? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। यहाँ से हम लेते हैं 1/2 गुने आधार की बात करेंगे तो हम BDE इधर वाला त्रिभुज लिए हैं, तो इसका मतलब मेरा ये परपेंडिकुलर होगा, ये वाला, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर होगा तो 1/2 आधार, आधार क्या होगा सर, परपेंडिकुलर किस पे है, AD में, AD के साथ है ना, AD के ऊपर परपेंडिकुलर रहते हैं, आधार AD हो जाएगा और ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका EN हो जाएगा। नीचे 1/2, है ना, और इस त्रिभुज की बात करेंगे BDE की, तो इसकी आधार क्या हो जाएगी, BD हो जाएगी और इसका परपेंडिकुलर EN, ठीक है ना, ये हो जाएगा BD गुने EN। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपके पास, AD/BD, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत किसी को? अब क्या करना है मुझे, त्रिभुज ADE के साथ अब इधर वाला ले लेंगे DCE को, देखेंगे अब त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज CED में एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल CED, एरिया ऑफ ट्राइंगल CED बराबर 1/2 गुने आधार की बात करोगे तो अगर ए परपेंडिकुलर को ले रहे हैं सर आप, तो ये तुम्हारा आधार हो जाएगा AE इसका, तो क्या लिखेंगे सर, यहाँ से देख लीजिएगा AE, है ना, AE आधार हो जाएगा और इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा DM बाई 1/2 गुने इधर वाला त्रिभुज को लेंगे सर, तो अगर लंब आपका DM हो जाएगा तो आधार क्या हो जाएगा CE, है ना, CE गुने DM। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, है ना, ये बच गया आपका AE/CE। क्लियर है सर, ये इक्वेशन नंबर आपका सेकंड हो गया। ठीक है, अब हम लोग ये देख रहे हैं ना सर कि ADE ऊपर बराबर है, लेकिन नीचे BDE और CED बराबर नहीं है। तो एक थ्योरी है सर, थ्योरी ये है कि जब भी दो समांतर भुजाओं के बीच, दो समांतर भुजाओं के बीच एक ही आधार पर, जैसे आप यहाँ से देख रहे हैं BDE, ये आधार आ रहा है आपका, CED आधार आ रहा है, तो कोई भी त्रिभुज के दो समांतर भुजाओं के बीच, है ना, अगर एक ही आधार पर दो त्रिभुज बने हो तो उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। यहाँ लिख देते हैं हम नोट में, ठीक है ना सर, या फिर नोट क्या यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, लिखेंगे सिंस त्रिभुज BDE, है ना, तथा त्रिभुज CED, है ना, समांतर भुजाओं D तथा BC के बीच एक ही आधार DE पर बना है। राइट,
त्रिभुज बी डी ई तथा त्रिभुज सी ई डी समांतर भुजाओं डी तथा बीसी के बीच एक ही आधार डी पर क्या है, बना है, एक ही आधार डी ई पर बना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसलिए जब एक ही आधार डी पर बना है तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। ये होना जरूरी है समांतर भुजाओं के बीच और एक ही आधार, तभी दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। क्लियर? तो लिखेंगे क्या है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो गया। समीकरण नंबर 3, ठीक है ना। लिखेंगे आप समीकरण 1, 2 और 3 से, ठीक है ना सर। 1, 2 और 3 से ये और ये भी बराबर हो गया, तो लेफ्ट लेफ्ट बराबर, तो राइट राइट क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। सो ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे सी ई। ये आपका प्रूव हो गया सर। 5 मार्क्स का आपको ये थ्योरम पूछेगा। अब नोट में एक चीज और लिखेंगे सर। नोट में क्या लिखेंगे वो देखिए, यहाँ पे हम आपको लिखते हैं नोट। अब समान अनुपात का मतलब ये नहीं कि आपका एडी बटे बीडी और एई बटे सी ही हो, है ना। आपका ये भी हो सकता है, अगर हम ए बी बटे एडी ले, ए बी बटे एडी ले, यहाँ से यहाँ ले ए बी बटे एडी, तो ये वाला भी होगा ए सी बटे एई, ठीक है ना, ए सी बटे एई, ये भी अनुपात बराबर हो सकता है। अब अगर हम यहाँ से ले ले एडी बटे ए बी, ठीक है ना, पलट के इसको लिख सकते हैं एडी बटे ए बी, है ना, तो ए बटे सी हो जाएगा, या ए बटे आपका यहाँ से ए बटे ए सी हो जाएगा, पलट देंगे, है ना। यहाँ से आप ले सकते हैं बी डी बटे बी ए ले सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे बी डी बटे बी ए यहाँ से लिए हैं, बी डी बटे बी ए, तो यहाँ से ले सकते हैं सी बटे सी ए, है ना, सी बटे सी ए, तो ये भी जो है सो अनुपात क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। मैंने प्रूफ करने के लिए आसानी होता है इसलिए ऐसा लिया, ठीक है ना, कि एडी बटे बी डी बराबर ए बटे सी, ठीक है। तो ये थ्योरम को आप लोग कर लेंगे। इसका एक विलोम है, यहाँ पे आपको बोल दिया समांतर भुजा है तो समान अनुपात में विभाजित करता है, सिद्ध कर दें। ये आपको याद भी रखना है प्रॉब्लम बनाने के लिए, कि अगर दो भुजाएं समांतर है, किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचा जाए जो उसके समांतर हो, तो वो दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। ये थ्योरी है, इसको आप रखेंगे, इसको हमने सिद्ध किया। क्लियर है? अब इसके जस्ट विपरीत देगा आपको, है ना, उल्टा इसी का विलोम, वो कम परसेंटेज में चांसेस है पूछने का, बाय द वे पूछ दे। उसमें क्या बोलेगा कि ये समान अनुपात में एक त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए बी सी में एक रेखा खींचा गया डी, त्रिभुज ए बी सी में एक रेखा खींचा गया डी, ठीक है ना, जो भुजा ए बी तथा ए सी को या तो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, राइट। समान अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। अगर समान अनुपात में विभाजित करता है तो बताइए कि वो जो रेखा खींचा गया वो तीसरी भुजा के समांतर होगा, ठीक है ना। ये आपको इसके विलोम में मिलेगा, ठीक है। चले सर देखते हैं हम लोग प्रमेय 6.2 को, ठीक है ना। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत कम चांसेस होता है इसका पूछने का, पूछेगा तो 3 मार्क्स में पूछ सकता है ये, ठीक है। ये थेल्स प्रमेय के विलोम है सर। ये आपका 99% चांसेस कि अगर पूछेगा तो ऐसे ही थ्योरी देके पूछेगा, या तो फिर लिख देगा अथवा में थेल्स प्रमेय के विलोम, थेल्स प्रमेय के, है ना, या, है ना, अथवा ऐसा भी लिख देता है, सॉरी इसको या में लिख देगा, है ना, आधारभूत आनुपातिकता, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम को सिद्ध करें, सिद्ध करें। लेकिन जनरली इसी फॉर्म में, थ्योरी फॉर्म में पूछता है, ठीक है। विलोम क्या कह रहा है सो देखिए, यहाँ देख समझिएगा, सिद्ध करें कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है,
है ना, मतलब समान अनुपात में विभाजित करता है। तो तीसरी भुजा के क्या हो जाएगा, समांतर होगा। ठीक है ना, चलिए हम लोग सॉल्यूशन में चलते हैं। तो सबसे पहले कि एक त्रिभुज हम बनाते हैं और जो बोला उसके स्टेटमेंट लिखेंगे। चलो सर, ये हो गया ए बी सी। ठीक है, इसका स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं पहले, है ना, कि मान लिया, है ना, ए बी सी एक त्रिभुज है ना, जिसमें एक रेखा डी है। देखिए, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, है ना, ये रेखा डी डी ई, ठीक है ना, ये समांतर नहीं है, ये सिद्ध करना है समांतर। ठीक है, ये अपने आप में एक थ्योरी है, इसको याद रखिएगा कि अगर समान अनुपात में होगा तो ये समांतर होगा, और अगर ये समांतर होगा तो ये समान अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, मान लिया ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी एक रेखा डी एक रेखा उसकी दो भुजाओं को दो भुजाओं ए बी तथा ए सी को बिंदु डी तथा ई पर समान अनुपात में विभाजित करता है, समान अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है सर, समान अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है ना, दैट इज AD बटे BD बराबर AE बटे सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिद्ध क्या करना है सर, हमको सिद्ध करना है ना, क्या सिद्ध करना है कि जो है सो BE BC के समांतर है, BE समांतर BC है, ये हमको सिद्ध करना है, जस्ट उसका विलोम। तो पहले हम रचना चलेंगे, इसको जिस नियम से हम सिद्ध करेंगे उस नियम को कहते हैं विरोधाभासिक नियम। क्या कहते हैं, विरोधाभासिक नियम। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि डी बीसी के समांतर नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद फिर जो है सो हम इसको साबित करके दिखाएंगे कि जो हम माने हैं वो क्या है, गलत है। तो गलत है तो सही क्या होगा, डी बीसी के समांतर होगा। जैसे देखिए यहाँ पे, है ना, रचना में, रचना मान लिया डी बीसी के समांतर नहीं है, मान लिया बीई बीसी के समांतर नहीं है, तब भुजा बीसी के समांतर बीई डैश खींचा, डी डैश खींचा, भुजा बीसी के समांतर क्या किया सर, डी डैश खींचा। चलिए यहां से खींचते हैं, डी डैश मैंने खींच दिया। अब प्रमाण की बात कर ले हम लोग, चलिए आइए प्रमाण में आ जाते हैं। ठीक है ना, रचना में क्या लिखे, है ना, बीसी के समांतर डी खींचा, बीसी के समांतर डी खींचा, तो लिखेंगे क्या, सिंस बीसी के समांतर डी डैश है सर, डी नहीं, डी डैश खींचा। ठीक है ना, तो बीसी समांतर क्या हो जाएगा सर, डीई डैश। कहाँ से, रचना से। और अभी अभी हम क्या प्रूफ किए हैं थेल्स प्रमेय में, कि अगर बीसी डी के समान डी, अगर बीसी किसी रेखा के समांतर है ना, तो वो रेखा उसके दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो AD बटे BD हो गया, वो AE डैश बटे CE डैश के बराबर होगा। किसके अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार, है ना, थेल्स प्रमेय से। ठीक है ना, है ना, ये अभी अभी प्रूफ किया कि अगर वो समांतर है तो फिर ये जो है सो समान अनुपात में क्या करेगा, विभाजित करेगा। AD बटे BD बराबर AE डैश बटे CE डैश। क्लियर है, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है ना, तथा चलिए अब ये करना क्या है, यहाँ देखिए 1 में हम कर ही चुके हैं,
है ना, AD बटे BD बराबर AE बटे C, और यहाँ पे AD बटे B है ना बराबर AE डैश बटे C डैश। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ध्यान दीजिएगा, AD बटे BD लेफ्ट में, राइट में भी AD बटे BD। अगर लेफ्ट लेफ्ट यहाँ दीजिएगा, समीकरण 1 में AD बटे BD और समीकरण 2 में AD बटे BD, लेफ्ट लेफ्ट दोनों तरफ क्या है सर, बराबर है। दोनों तरफ लेफ्ट लेफ्ट क्या है, बराबर है। अगर बायां तरफ बराबर है तो दायां तरफ भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, AE बटे CE बराबर AE डैश बटे C डैश। क्लियर है सर। अब यहाँ देखिए सर, समझिएगा, है ना, ये संभव होगा कभी भी, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिएगा इधर, समझिएगा, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे लेते हैं, AE का वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं, AE डैश का वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं, है ना, और CE का वैल्यू, है ना, हम चलिए 5 ले लेते हैं, और CE डैश का जो वैल्यू होगा वो 6 ले लेते हैं, है ना, ऐसा हम सपोज मान लिया। अब यहाँ पे हम बैठा के देखते हैं, AE बटे CE, ठीक है ना। तो AE बटे C बोले सर, AE बटे CE बोले तो AE का वैल्यू 4 बटे 5, फिर AE डैश बटे CE डैश, AE डैश बटे CE डैश। तो AE डैश कितना हो गया, 3, और CE डैश 6, इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। बताइए सर कि 4/5 क्या 1/2 के बराबर हो सकता है कभी, एकदम नहीं होगा। तो जब ये बराबर नहीं हो सकता तो ये बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो फिर अगर संभव नहीं है तो संभव कब होगा, तो संभव तब होगा जब सर ये D डैश जो होगा, D पर क्या होगा, संपाती होगा, इसके ऊपर चढ़ के जाएगा, है ना। तो लिखेंगे क्या, यह तभी संभव होगा, तभी संभव होगा जब DE डैश D पर संपाती होगा, D पर संपाती होगा। ठीक है ना, D डैश D पर क्या होगा, संपाती होगा, ठीक है, D डैश D पर क्या होगा, संपाती होगा, ठीक है ना। और जब इस पे संपाती होगा तो हम लिखें क्या है कि D डैश जो है सो BC के समांतर है, इसका मतलब DE भी क्या होगा, BC के समांतर होगा, इसलिए, है ना, DE समांतर BC होगा, ठीक है ना। जब इसके ऊपर संपाती, जैसे ये D हो गया और इसी के ऊपर D डैश गया, तो D जो है सो ये देखिए यहाँ पे D है और एक D डाइस है ना, और दिया क्या है कि D डाइस जो है सो रचना से D डाइस जो है सो समांतर है BC के, D डाइस समांतर है BC का, दोनों एक दूसरे के ऊपर है। इसका मतलब ये हो गया कि DE भी किसके समांतर होगा, BC के समांतर हो जाएगा। तो लिखेंगे D समांतर BC होगा, और यही प्रूफ है सर, ठीक है। तो ये है आपका थेल्स प्रमेय का विलोम, ठीक है ना, ये 2 थ्योरम हुआ सर, है ना। अब इसके बाद जो है सो एक्सरसाइज 6.2 चलेगा, ठीक है ना, और उसमें यही दोनों थ्योरम जो है सो यूज होगा, और बिना इस दोनों थ्योरम के जो है सो एक्सरसाइज नहीं बनने वाला है। तो एक्सरसाइज 6.2 बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, 6.2 और 6.1 जो थ्योरम मैंने बताया उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास में, ओके।